वेलकम टू ऑल स्टूडेंट ऑन यूट्यूब चैनल विनायक इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट एक बार फिर से स्वागत है सभी का विनायक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट आज BHU बीकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के प्रिपरेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट BHU बीकॉम एंट्रेंस में थ्योरी ऑफ कॉस्ट से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये चैप्टर ना केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे TGT PGT दें, चाहे नेट का दें, उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर्स को अच्छे से समझिएगा और अपने प्रिपरेशन को और ही अच्छा बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको यकीन है कि इससे आपसे 1-2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को 2 भागों में बांटा गया, एक अल्पकाल के लिए शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन यानी लंबे काल के लिए। तो अलग अलग हम लोग स्टार्ट करेंगे शॉर्ट रन। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा। देखिए, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील साधनों की सहायता से किया जाता है क्योंकि अल्पकाल में प्लांट की क्षमता आकार में परिवर्तन करना संभव नहीं है। याद रखिएगा, सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम सब चीज़ें परिवर्तनशील नहीं कर सकते। शॉर्ट रन में हो क्या होता है, एक साधन केवल वेरिएबल होता है, बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। ठीक, अल्पकाल में लागतें जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। अल्पकाल में जो लागतें हैं वो आपकी कितने प्रकार की होंगी, निम्न प्रकार की होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या है, टोटल कॉस्ट। दूसरा क्या है, एवरेज कॉस्ट। तीसरा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। तो हम कितने तरीके की कॉस्ट हो गई, 2 तरीके की कॉस्ट हो गई, एक लॉन्ग रन और दूसरा शॉर्ट रन, या शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। क्या कह रहा है, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील साधनों की सहायता से किया जाता है क्योंकि अल्पकाल में प्लांट की क्षमता या आकार में परिवर्तन करना संभव नहीं है। देखिए, जो हम मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और अचानक से कोई बहुत ज़्यादा आपके पास उत्पादन करने के लिए आ गया, तो आप एकाएक थोड़ी ना उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कमरा है तो एक ही कमरा होगा, ऐसा नहीं कि 10-15 कमरा तुरंत बढ़ा लेंगे। शॉर्ट रन में तो नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो अल्पकाल में जो उत्पादन की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। यानी जो फिक्स्ड है बिल्डिंग उतना ही रहेगा जितना है। अब ये लागत कितने तरीके की होगी, 3 तरीके की, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। चलिए एक एक करके इसको देखेंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है, देखिए कॉस्ट में 2 कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसको अभी हम आगे देखते हैं। तो टोटल कॉस्ट में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल TFC यानी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कह रहा है स्थिर लागत को अल्पकाल में पूरक लागत यानी सप्लीमेंट कॉस्ट कहते हैं। क्यों, यदि उत्पादन की मात्रा 0 है तब भी स्थिर लागत होती है, अर्थात उत्पादन कार्य बंद होने पर ही फर्म का स्थिर लागत पूर्ववत रहता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, आप चाहे कोई भी उत्पादन करें चाहे ना करें, फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा। जैसे सोचिए, अभी क्या कहते हैं कि अभी लॉकडाउन था तो बहुत सारे दुकानदार का 3 महीने मान लीजिए बंद था दुकान। ठीक, लेकिन उनका जो रेंट था वो कैसा कॉस्ट था, फिक्स कॉस्ट था। इसको तो देना ही देना था, चाहे 1 रुपये की बिक्री हो चाहे ना हो, हमको रेंट देना ही देना था। बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारी कोचिंग संस्था नहीं खुली, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, रेंट देना ही देना था। तो वो जो रेंट है वो कौन सा कॉस्ट हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। तो वही कह रहा है कि स्थिर लागत होती है यदि उत्पादन की मात्रा क्या हो, 0 हो, यानी कोई भी काम ना हो तो भी वो फिक्स कॉस्ट देना ही देना है। और उत्पादन कार्य बंद होने पर भी, यानी बंद भी हो गया, मान लीजिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो भी वो क्या रहेगा, पूर्ववत ही रहेगा। अगर 10,000 रेंट देना है तो 10,000 ही रहेगा, चाहे उत्पादन हो चाहे उत्पादन न हो। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस को नहीं स्पर्श करता। क्यों नहीं स्पर्श करता, इसको समझिए। देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको स्पर्श नहीं करता क्योंकि यहाँ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से हो गया तो ये बताएगा कि इतने उत्पादन पर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने यह बताया कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है, क्योंकि चाहे उत्पादन हो चाहे उत्पादन न हो, फिक्स कॉस्ट हो गई होगी। तो वही कह रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर कभी भी एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करता। यह हमेशा क्या रहता है, एक्स एक्सिस के, यानी जो एक्स एक्सिस है उसके समानांतर रहता है। उत्पादन जितना भी हो यह क्या रहेगा, ये स्थिर ही होगी।
यानी ये इतना ही है। अगर मान लीजिए कि 15,000 रेंट है तो ये 15,000 होगा, चाहे इतना करें उत्पादन, चाहे इतना उत्पादन करें, चाहे इतना उत्पादन करें, ये परिवर्तित नहीं होगा। और ये कभी भी इस एक्सिस को, कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को नहीं छुएगा। और एक्स एक्सिस को छूने का मतलब क्या हो गया, ये बता देगा कि जीरो हो गया। लेकिन फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होते, क्योंकि रेंट तो देना ही देना है, चाहे काम करिए चाहे मत दीजिए। इसलिए क्या रहेगा, अपनी जगह एक जगह एक्स एक्सिस के समांतर होगा। याद रखिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर रहता है। जीरो एक्स ओ एक्स के समानांतर होता है, ठीक, हॉरिजेंटल होता है। हमने आपको बताया था ये हॉरिजेंटल, ये टोटल फिक्स कॉस्ट। अब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हमने अभी बताया अल्पकाल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो किसका होता है, परिवर्तनशील लागत का होता है। मार्शल ने इसे प्रमुख लागत कहा है, क्योंकि याद रखिए कि अल्पकाल में सारी चीज़ें फिक्स होती हैं, केवल एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। कारखाना बंद होने की स्थिति में शून्य हो जाता है। क्यों होता है, ऐसे सोचिए कि अगर एक मजदूर एक पंखा बना रहा है, एक मजदूर एक पंखा बना रहा है और एक पंखा के लिए उसको 10 रुपया देना है, तो कोई पंखा नहीं बनाएगा तो कुछ नहीं देंगे। 10 पंखा बनाएगा तो 10 रुपये के हिसाब से, 10 पंखे के हिसाब से देंगे। 100 पंखा बनाएगा तो 100 पंखे के हिसाब से देंगे। लेकिन अगर वो कोई काम नहीं करेगा, वो नहीं आएगा, मान लीजिए 1 महीना नहीं आया, तो उसकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि कारखाना बंद होने की स्थिति में, क्या होने की स्थिति में, कारखाना बंद होने की स्थिति में ये क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यानी परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाएगी, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, स्थिर लागत होती है, वो शून्य नहीं होती। यह लागत उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, उत्पादन की मात्रा कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। जैसे सोचिए कि अगर एक पंखा बना रहा है 10 रुपया मिल रहा है, 2 पंखा बनाएगा 20 मिलेगा, तीन पंखा बनाएगा 30 मिलेगा, 4 पंखा, ऐसे ही जितना ज़्यादा बनाएगा उतना ज़्यादा होगा, कम बनाएगा कम मिलेगा। अच्छा, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाना है, यह प्रकट करता है। यानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाना यह प्रकट करता है कि उत्पादन के बढ़ने से लागत भी बढ़ती है, परंतु इनके बढ़ने की दर में परिवर्तन होता रहता है। कैसे, देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, हमेशा लगातार बढ़ती नहीं है। यह सरल रेखा न होकर एक वक्र की तरह होता है। यह बताता है कि कुछ समय के बाद ये बढ़ेगा, फिर घट जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो एक समय तक के लिए क्या होगा, बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का होता है, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह सीधी रेखा न होकर, यानी इस तरह से यह वक्र एकदम सीधा रेखा न होकर कैसा होता है, यह वक्र कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, बढ़ा, घटा, फिर बढ़ गया, ठीक। तो ये सरल रेखा न होकर एक किसकी तरह होता है, वक्र की तरह होता है, ठीक। अच्छा, अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, देखिए शॉर्ट रन में क्या कह रहा है, अल्पकाल में एक उत्पादक स्थिर लागत की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकता है। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि फिक्स कॉस्ट में चाहे उत्पादन हो चाहे न हो, फिक्स कॉस्ट तो हम हमेशा हमको देनी ही देनी है। इसलिए उसको फिक्स कॉस्ट की शॉर्ट रन में चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक भी ग्राहक नहीं आएगा तो भी हमको किराया देना है, 10 ग्राहक आएंगे तो भी किराया देना है। इसलिए शॉर्ट रन में वो फिक्स कॉस्ट की चिंता नहीं करता, ठीक, वो अगर मिले चाहे ना मिले। लेकिन जबकि अल्पकाल में कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर अवश्य मिलनी चाहिए, अन्यथा उत्पादन बंद रखना होगा। लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए, परिवर्तनशील लागत मिलनी चाहिए। अल्पकाल में क्या मिलना चाहिए, परिवर्तनशील लागत मिलनी चाहिए। यानी वेरिएबल कॉस्ट जब तक मिलेगा, जब तक वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा, तब तक जो उत्पादक होगा वो उत्पादन जारी रखेगा। देखिए उसी चीज़ को नीचे और डिस्क्राइब किया गया है। क्या कह रहा है, अल्पकाल में कीमत पर मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है, मांग पर ही डिपेंड होती है, क्योंकि मांग ज़्यादा होती है इसलिए वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा होता है। जैसे हमने आपको बताया था नागपंचमी में दूध का मूल्य ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि मांग ज़्यादा होती है। पूर्ति तो अपनी जगह फिक्स्ड है, पूर्ति का रोल नहीं है। पूर्ति अगर 15 लीटर दूध दे रही है एक गाय, तो उस दिन भी 15 लीटर दूध देगी। उसका जो सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, मांग का। उस दिन दूध की मांग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए अल्पकाल में उसकी यानी दूध की कीमत 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये लीटर होती है। क्यों, क्योंकि मांग अधिक हो जाती है। तो अल्पकाल में कीमत पर यानी दूध की कीमत पर, मूल्य पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, मांग का प्रभाव पड़ रहा है। अल्पकाल में एक उत्पादों को केवल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर कीमत मिलती है तो अपना उत्पादन जारी रखेगा। यही हमने आपको बताया कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट भी मिल रहा है तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, चाहे हो चाहे ना हो, करना ही करना है।
तो वेरिएबल कॉस्ट भी मिलेगा तो भी आप अपने बिजनेस को जारी रखेंगे, आप फिक्स कॉस्ट की चिंता नहीं करेंगे। कब? अल्पकाल में, यानी शॉर्ट रन में। ठीक, तो ये था आपका शॉर्ट रन में पहला फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में दो कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में पहला था टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में ए हो गया फिक्स कॉस्ट और बी आपका क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, चलिए अब एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब होता है कि एक पर, एवरेज मतलब होता है पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट। तो अब एवरेज दोनों कॉस्ट होते हैं, फिक्स कॉस्ट का भी एवरेज और वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज। देखिए, फिक्स कॉस्ट का एवरेज कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, क्वांटिटी। यानी अगर मान लीजिए कि अगर आप 10 वस्तु को बनाने में 150 रुपया लग रहा है, 10 वस्तु को बनाने में कितना लग रहा है? 150 रुपया लग रहा है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई हर एक की? तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब हर एक पर जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 15 रुपये होगी। फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अगर इसी तरह से समझ में आई बात। अगला, इसमें क्या करें? स्थिर लागत सदैव समान रहती है, इसलिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कम होगी। कैसे? जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक किसी संस्था, कोचिंग संस्था का किराया 10,000 है और उसके पास 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हर एक बच्चे पर कितना आ गया? 1,000 आ गया फिक्स कॉस्ट हर एक बच्चे पर। लेकिन अगर हम जैसे ही इसको बढ़ाकर 100 कर दिए, क्या कर दिए तो क्या हो गया? ये 100 हो गया। 1,000 बच्चे कर दिए तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले गए, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट हुआ वो क्या होता चला गया? कम होता चला गया। मेरी बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले गए एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता चला गया? कम होता चला गया। तो वही कह रहा है, स्थिर लागत सदैव समान रहती है, इसलिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती है, परंतु कभी शून्य नहीं हो सकती एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी शून्य नहीं होगी। अभी हमने बताया कि अगर फिक्स कॉस्ट शून्य नहीं है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी शून्य नहीं होगी। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट बाएं से दाएं नीचे की ओर होती है, परंतु एक्स एक्सिस को नहीं छूती। वही सेम बात, बाएं से दाएं नीचे की ओर होगी, लेकिन क्या है? बाएं से दाएं नीचे की ओर होगी, यानी कुछ इस तरीके का हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके का हो सकता है, क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट। लेकिन किसको नहीं छुएगा? एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगा। किसको नहीं स्पर्श करेगा? एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी एक्स एक्सिस को स्पर्श नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला वही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाई क्यू। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रारंभ में निश्चित बिंदु तक तो गिरती है, लेकिन उस बिंदु के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। अभी हमने आपको बताया कि कुछ समय तक जो वेरिएबल कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट उसी तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे सोचिए कि एक मजदूर को एक पंखा बनाने के लिए 10 रुपया दे रहा है, 2 पंखा बनाने के लिए उसको 20 रुपया देना है, 3 पंखा बनाने के लिए 40 देना है, 5 पंखा बनाने के लिए 50 देना है। लेकिन और भी अगर मान लीजिए संख्या बढ़ा दिए तो उसको कहेंगे भाई एक काम करो, अब 10 रुपया मत लो, अब 8 ही रुपया लो। ठीक है, कितना लो? 8 रुपया लो। मान लीजिए 10-20 तक आप उसको 8 रुपया दिए, फिर आप उसको बोलेंगे नहीं अब 40-50 पंखा बनाना है, तो क्या फिर वो 8 ही रुपये मानेगा? नहीं, वो अपना दाम क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ समय तक तो गिरेगा, लेकिन फिर एक उस सीमा के बाद वो क्या हो जाएगा? फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वही वो कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्रारंभ में एक निश्चित बिंदु तक गिरती है। शुरू में एक निश्चित बिंदु तक गिर रही है, लेकिन उस बिंदु के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस आकार का होता है? याद रखिएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अंग्रेजी के यू आकार का होता है। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके आकार का होता है? अंग्रेजी के यू आकार का। देखिए कुछ इस तरीके का होता है। अभी हमने बताया कि प्रारंभ में तो क्या हो रहा है? गिरना शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक गिर रहा है। ठीक, फिर परंतु एक सीमा के बाद, इस सीमा के बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, गिरा, यहाँ तक गिरा है और एक बिंदु ऐसा है, फिर इसके बाद क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वो यू आकार का होता है। किस आकार का होता है? यू आकार का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आकार किस आकार का होता है? यू आकार का होता है। चलिए, अब तीसरा जो है वो है मार्जिनल कॉस्ट।
एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में होने वाली वृद्धि सीमांत लागत कहलाती है। तो क्या फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा, TCN माइनस TCN माइनस 1। ठीक, अच्छा अब क्या रिलेशन है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में? देखिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों किससे निकलता है? टोटल कॉस्ट से निकलता है। एवरेज कॉस्ट भी किससे निकलता है? टोटल कॉस्ट से निकलता है। और मार्जिनल कॉस्ट भी किससे निकलता है? टोटल कॉस्ट से निकलता है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है जब AC गिरता है तो MC इससे कम रहती है। देख रहे हैं, हमने आप बनाया है यहाँ पे, इसको दूसरे पेन ले रहे तो आपको क्लियर समझ आएगा। क्या कह रहा है? AC गिर रहा है, ये नीला वाला देखिए, AC गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है। MC गिर रहा है कि नहीं? रेड वाला गिर रहा है और MC जो है इससे कम है। अब देखिए MC जो है वो नीचे है, MC जो है वो नीचे है और AC क्या है? ऊपर है। तो यानी AC यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। AC इज़ ग्रेटर देन MC। तो वो वही कह रहा है कि जब AC गिरता है, क्या गिरता है? जब AC क्या हो रहा है? गिर रहा है। यानी AC ये नीला वाला गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है, कम होता है। परंतु AC जो है वो ग्रेटर देन MC, यानी AC जो होगा वो ऊपर होगा। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, तो क्या ज़्यादा हो गया? AC ज़्यादा हो गया और MC कम हो गया। अच्छा, अब जब AC बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? MC बढ़ता है। देखिए AC बढ़ रहा है, MC भी बढ़ रहा है। ठीक, AC जब स्थिर होता है यानी इस वाले बिंदु पर, कौन वाले बिंदु पर? इस वाले बिंदु पर। तो जब ये वाला बिंदु है यानी जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो क्या होगा? जब AC स्थिर हो गया तो MC और A बराबर AC हो गया, यानी दोनों क्या हो गया? इस बिंदु पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC बराबर MC। ठीक है, आगे चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? जब AC गिरती है तो MC भी गिरती है, यानी AC जब गिर रहा है तो MC भी क्या हो रहा है? गिर रहा है। परंतु जैसे ही AC ऊपर उठना प्रारंभ होता है, उस MC उसके पहले पहुंचकर उसको न्यूनतम बिंदु पर काटता है और उससे ऊपर हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है जब AC ऊपर उठता है तो MC भी ऊपर उठता है और AC को MC जल्दी पहुंचता है और उसके न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए AC से ऊपर हो जाता है। अब जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, क्या बढ़ गया? MC ज़्यादा हो गया यहाँ पर, किससे? एवरेज कॉस्ट से। वही कह रहा है जब AC बढ़ता है तो MC भी बढ़ता है और MC अपने न्यूनतम बिंदु पर, MC जो है अपने न्यूनतम बिंदु पर उससे पहले पहुंचकर न्यूनतम बिंदु पर काटते हुए उससे ऊपर हो जाता है। किससे? AC से। AC न्यूनतम बिंदु पर पहले पहुंचा और इसको काटा और काटते हुए क्या हो गया? AC से ऊपर हो गया। यानी जब काट दिया तो उसके बाद कौन ज़्यादा हो जाएगा? MC ज़्यादा हो, यानी इस वाले बिंदु पर MC ग्रेटर देन AC हो जाएगा। चलिए आगे चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको बता दें यहाँ से। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को छोड़कर, यानी जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको छोड़कर सभी लागतें, चाहे एवरेज कॉस्ट हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, अंग्रेजी के U आकार का होता है। केवल जो फिक्स कॉस्ट होगा या एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो U आकार का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो तो फिक्स्ड है ना, वो तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट भी U आकार का क्यों नहीं होता? क्योंकि वो घट नहीं रहा है अल्पकाल में, क्योंकि वो बढ़ेगा नहीं, मतलब घट सकता है, मतलब ऐसे हो जाएगा लेकिन फिर बढ़ेगा नहीं, इसलिए U आकार का नहीं होगा। और एवरेज तो होगा क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि स्थायी लागत और उत्पादन की मात्रा का गुणनफल अल्पकाल में सदा स्थिर होता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है क्योंकि स्थायी लागत और उत्पादन की मात्रा का जो गुणनफल होता है अल्पकाल में स्थिर होता है, यानी हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। इसलिए जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, इसको छोड़कर चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो, किस आकार का होता है? U आकार का। तब लेकिन ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट U आकार का नहीं होगा। चलिए अब लॉन्ग रन की बात कर लें। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, दीर्घकाल में सब वेरिएबल हो गया क्योंकि हमारे पास इतना समय होता है कि हम अपने साधनों में परिवर्तन करके अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जहाँ हमको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अगर सोचिए कि हमको छोटी दुकान चाहिए, ठीक,
और हम जानते हैं कि हमारी छोटी दुकान में जहाँ 5,000 किराया उसमें भी काम चल जाएगा, तो हम वो दुकान लेंगे। हम फालतू का 10,000 वाले दुकान का किराया क्यों देंगे? हमको उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा बिजनेस कम है तो हम छोटा बिजनेस छोटा करेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे ज़्यादा करेंगे, और बढ़ेगा तो और बढ़ाएंगे। तो यानी जो प्लांट की क्षमता है वो हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो देखिए, कह रहा है दीर्घकाल में इतना समय होता है कि वो पूर्ति के अनुसार अपने संयंत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक, दीर्घकाल में उत्पादन में साधनों को परिवर्तनशील साधन तथा स्थिर लागत में नहीं बांटा जाता, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी ऑल द फैक्टर्स विल बी वेरिएबल्स, यानी सारे जो फैक्टर्स होंगे वो वेरिएबल्स होंगे। दीर्घकाल में उत्पादक के पास यह विकल्प होता है कि वो अपनी इकाई लागत को न्यूनतम रखने के लिए, यानी उसको पर यूनिट कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम रखना है, एक पैमाने को छोड़कर दूसरा अपना ले। यानी उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर उसको लग रहा है कि उसका उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो फालतू से इतनी बड़ी दुकान लेकर क्या करेगा। जैसे सोचिए कि एक बिजनेसमैन है, उसने बहुत बड़ी दुकान ली जिसका किराया 20,000 रुपये है, लेकिन वो देख रहा है 2 महीने के बाद कि भाई हमारी सेल नहीं हो रही है, तो फालतू 20,000 रुपये किराया क्यों देगा? वो अपना बिजनेस को छोटा कर लेगा और छोटी दुकान लेगा जहाँ 5,000 किराया है। ठीक, उसने अपने प्लान को तुरंत क्या किया, पैमाने को चेंज कर लिया, क्योंकि उसको मिनिमम कॉस्ट करनी है। तो वही कह रहा है कि इकाई लागत को न्यूनतम रखने के लिए एक पैमाने को छोड़कर दूसरा अपना ले, अर्थात एक संयंत्र को छोड़कर दूसरा क्या करे, दूसरा संयंत्र अपना ले, जबकि अल्पकालीन उत्पादक के पास कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन शॉर्ट रन में ऐसा कोई विकल्प किसके पास, उत्पादक के पास नहीं होता, क्योंकि फिक्स्ड होता है। लॉन्ग रन में उसके पास ये ऑप्शंस है, वो एक को छोड़कर दूसरा अपना सकता है। ठीक, अब इस डायग्राम को समझिए। दीर्घकाल में औसत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत को स्पर्श करता है, काटता नहीं है। देखिए, छोटे छोटे शॉर्ट रन कॉस्ट मिलकर एक बड़ा लॉन्ग रन बनाते हैं। छोटे छोटे क्या बनते, छोटे छोटे, ध्यान दीजिए, छोटा छोटा जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो मिलकर एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का निर्माण करते हैं। ठीक, तो एक बार अर्थात यह किसी भी स्थिति में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ऊपर नहीं होता। यानी अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है ये छोटा छोटा, तो ये हमेशा ऊपर रहेगा और उसके नीचे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगा। लेकिन शॉर्ट रन से कभी भी ऊपर ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग रन ऊपर हो गया और छोटा छोटा कॉस्ट यहाँ हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हमेशा ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ऊपर होगा। ठीक है, और छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यानी पैमाना है, पैमाना 1, ये क्या है, ये पैमाना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग चुनना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है तो इसको चुनिए, ये बेनिफिशियल है ये इसको चुनिए। जैसे जैसे आप अपना क्या बढ़ाते हैं, उत्पादन बढ़ाएंगे, आपका जो पैमाना है यानी संयंत्र का चुनना है वो चेंज होता चला जाएगा, और यही लंबे समय के लिए आपके लिए क्या बन जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, कुछ ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, क्या कह रहा है, दीर्घकाल में औसत लागत वक्र न्यूनतम लागत पर उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ संभावना को प्रकट करता है। यानी जो बेस्ट ऑप्शन है वो प्रकट करेगा कि अगर आपको छोटा दुकान चाहिए तो छोटा, उससे बड़ा चाहिए तो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल हो। इसलिए इसको प्लानिंग कर्व या एनवलप कर्व भी कहते हैं। याद रखिएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को प्लानिंग कर्व और एनवलप कर्व भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में आया हुआ है। यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं और एनवलप कर्व भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉस्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था आपके लिए, और हमें विश्वास है कि इससे आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा, 1-2 बार देखिएगा। और इसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा वो रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो लेसन नंबर 11 होगा, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रकट अधिमान सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉस्ट है, इसको आप अच्छे से जैसे जैसे डायग्राम बना हुआ है उसको वैसे ही अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। और जिसको दिक्कत होगी वो 1 से 2 बार हमारे इस वीडियो को देखेगा, पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो ये आसानी से आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर एक भी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। देखिए, देखते बहुत सारे लोग हैं लेकिन इसमें लाइक ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। तो लाइक करने के लिए केवल एक बटन क्लिक करना है और लाइक हो जाएगा। ठीक, तो जब आप इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले आप देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर करिए। और जिस स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी जो सारी चीज़ें हैं, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अभी हम
प्रीवियस ईयर में जो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 में 19 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीएचयू एंट्रेंस में, वो एक एक सेक्शंस वाइज लेके आएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का। तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ताकि वो वीडियो भी आपको मिल सके। इसलिए स्टूडेंट्स, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने सारे जितने भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें उसको आप ज़रूर शेयर कर लें, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे जुड़ सकें। ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, शबा खैर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।